एजुकेट इंजन पर फिर से स्वागत है। आज हम एक नए जॉब नोटिफिकेशन का विश्लेषण कर रहे हैं। आइए डिटेल्स देखते हैं। ये नोटिफिकेशन महाराष्ट्र सरकार के ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी आदिवासी विकास विभाग के तहत वॉचमैन या चौकीदार की सीधी भर्ती 2026 के लिए है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये डिटेल समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन के 5 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, वॉचमैन जॉब रोल का ओवरव्यू। दूसरा, एप्लीकेशन डेट्स और पोर्टल्स। तीसरा, एलिजिबिलिटी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। चौथा, वैकेंसी मैट्रिक्स। और पांचवां, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, जो है वॉचमैन जॉब रोल ओवरव्यू। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के कवर को देखें तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 है। ये भर्ती नासिक के कमिश्नरेट ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत निकाली गई है। ये एक पूरी तरह से पक्की सरकारी नौकरी है। ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसों की सुरक्षा में वॉचमैन की भूमिका सबसे अहम होती है और इसीलिए प्रशासन को योग्य कैंडिडेट्स की तलाश है। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं, जहां हम इसके एग्जीक्यूटिव स्नैपशॉट पर नजर डालेंगे। तैयारी शुरू करने से पहले 3 सबसे बड़े सवालों के जवाब जानना जरूरी है। रोल क्या है, कोटा कितना है और एग्जाम कैसे होगा। बिना इस बेसिक जानकारी के तैयारी करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट, ये क्लास 4 यानी चतुर्थ श्रेणी का पद है और पोस्टिंग नासिक कमिश्नरेट के तहत आने वाले 29 अलग अलग आईटीडीपी ऑफिसों में होगी। दूसरा, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि कोई भी सीट प्रमोशन से नहीं भरी जा रही है। सारी की सारी सीटें नए कैंडिडेट्स के लिए हैं। फ्रेशर्स के लिए ये एकदम बेहतरीन मौका है। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम 100% ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या सीबीटी के रूप में होगा। ओएमआर शीट वाले दिन अब गए, इसलिए डिजिटल एग्जाम के लिए टेक्निकली तैयार रहना बहुत जरूरी है। अब अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो है एप्लीकेशन डेट्स और पोर्टल्स। इस ऑफिशियल टाइमलाइन और वेब एड्रेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यही वो जगह है जहां से पूरी प्रोसेस शुरू होगी। एक बात का खास ख्याल रखना है कि ऑफिशियल पोर्टल्स के अलावा किसी भी थर्ड पार्टी लिंक पर बिल्कुल भरोसा ना करें, ताकि किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत ही नैरो विंडो है। फॉर्म भरने की शुरुआत 27 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजे से होगी और लास्ट डेट 18 मई 2026 रात 11:55 बजे तक है। विंडो वाकई काफ़ी छोटी है। अक्सर लास्ट दिनों में सर्वर क्रैश हो जाता है, इसलिए आखिरी दिन का इंतज़ार करना बहुत भारी पड़ सकता है। 1 मिनट की देरी का मतलब है सीधा डिस्क्वालिफिकेशन, इसलिए शुरुआत में ही अप्लाई कर देना सबसे स्मार्ट चॉइस है। अब इन 2 अलग अलग पोर्टल्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। सिलेबस, नोटिस या किसी भी अपडेट के लिए tribal.maharashtra.gov.in पर जाना है। लेकिन फॉर्म सबमिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ tdcwatchman2026.cbtexam.in पोर्टल का ही इस्तेमाल करना है। दोनों का काम बिल्कुल अलग है। इसके साथ ही वर्किंग डेज में किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-267-0007 भी दिया गया है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, जहां हम कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे, एज लिमिट और सैलरी जैसे डिटेल्स के लिए अलग से एनेक्स्चर हैं, जो इस स्नैपशॉट में कवर नहीं किए गए हैं। एलिजिबिलिटी को बेसिकली 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरा, जरूरी कागजात। सिर्फ पढ़ाई लिखाई की क्वालिफिकेशन होना ही काफी नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक डॉक्यूमेंट्स का भी एकदम सही होना जरूरी है। एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है और सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर का रास्ता दिख सकता है। बेसिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट एकदम सिंपल है। कैंडिडेट का सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10वीं पास होना जरूरी है। लेकिन कागजी कार्रवाई में डोमिसाइल रूल बहुत सख्त है, खासकर उन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो महिला आरक्षण का फायदा लेना चाहती हैं। उनके पास फॉर्म भरते समय महाराष्ट्र का वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो महिला आरक्षण का क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और एप्लीकेशन को जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जहां कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है। डॉक्यूमेंट्स के नियमों में एक काफ़ी बड़ी राहत भी दी गई है। मई 2023 के गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के मुताबिक ओपन कैटेगरी की रिजर्व सीट्स पर अप्लाई करने वाली महिलाओं के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देने की शर्त को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। इससे हजारों फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए फॉर्म भरने का प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा और एक बहुत बड़ी अड़चन दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, वैकेंसी मैट्रिक्स और कैटेगरीज। इस वैकेंसी मैट्रिक्स को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा लग सकता है। इसे ऐसे समझिए,
अपनी सही सीट देखने के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और पैरेलल रिजर्वेशन जैसे महिला, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन के इंटरसेक्शन पॉइंट यानी जहां ये दोनों कॉलम और रो मिलते हैं वहां देखना होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई ओबीसी महिला कैंडिडेट है तो उसे ओबीसी वाले कॉलम और विमेन वाली रो के इंटरसेक्शन पर अपनी कुल सीट्स चेक करनी होंगी। फॉर्म भरने से पहले ये कैलकुलेशन एकदम सटीक होनी चाहिए। चलिए अब अगले स्लाइड पर फोकस शिफ्ट करते हैं जहां एलिजिबल दिव्यांग या डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। हर पोस्ट की अपनी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि कौन सी डिसेबिलिटी इस पद के लिए मान्य है। डिसेबिलिटी कोटा के लिए 3 मेन कैटेगरीज तय की गई हैं। विजुअल कैटेगरी में सिर्फ लो विजन यानी कम दिखाई देने वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। पूरी तरह से ब्लाइंडनेस इसमें मान्य नहीं है। ऑडिटरी कैटेगरी में डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग को शामिल किया गया है और लोकोमोटर या फिजिकल कैटेगरी में सेरिब्रल पाल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म यानी बौनापन, एसिड अटैक विक्टिम्स और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को शामिल किया गया है। जो भी कैंडिडेट्स इस कोटे में अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट होना बिल्कुल कंपलसरी है। अब चलते हैं नोटिफिकेशन के फाइनल सेगमेंट की तरफ, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव्स। डिपार्टमेंट ने यहाँ कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग्स और रूल्स दिए हैं। एप्लीकेंट्स के लिए इन लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को समझना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सरकारी रूल्स में किसी भी तरह की छूट की कोई गुंजाइश नहीं होती और इन्हें इग्नोर करने पर एग्जाम क्लियर करने के बाद भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की प्रो टिप है। नोटिफिकेशन कहता है कि अगर अभी किसी कैंडिडेट की पैरेलल कैटेगरी में कोई सीट नहीं भी दिख रही है तो भी अप्लाई करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान सीटों का नंबर घट बढ़ सकता है और बाद में सीट्स एलोकेट हो सकती हैं। तो अगर अभी किसी कैटेगरी में 0 सीट है तो भी फॉर्म जरूर भरें। सरकारी भर्तियों में बाद में सीट्स का रीएलोकेशन होना बहुत ही आम बात है, इसलिए मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। कम्युनिकेशन को लेकर भी रूल्स एकदम क्लियर हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से एग्जाम डेट्स या टाइमिंग के बारे में कोई भी पर्सनल ईमेल या एसएमएस नहीं भेजा जाएगा। पोर्टल को रेगुलरली चेक करते रहना कैंडिडेट्स की अपनी जिम्मेदारी है। इसके अलावा अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास ये पूरा अधिकार है कि वो कभी भी इस भर्ती प्रक्रिया को बदल सकें, रोक सकें या कैंसिल कर सकें। तो क्या ये फुली डिजिटल और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस आगे आने वाली सरकारी भर्तियों का फ्यूचर तय करेगी? जॉब के और अपडेट्स के लिए एडुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना जरूर सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।